चलो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था मिलीमोल्स ऑफ एसिड रिलीज, तो भाई आपको बताया तो था मैंने कि मेरे पास अगर मान लो एक बफर सॉल्यूशन है CH3COH, वो 0.1 मोलर है, और एक CH3CONA है और वो भी 0.1 मोलर है। अगर तो एसिडिक एसिड का पीके पता होता है 4.74 होता है, तो इसका पीएच इज इक्वल टू पीके, है ना? दैट इज इक्वल टू 4.74। तो ये तो अपन को पी, जो बफर सॉल्यूशन गिवन है उसका पीके तो अपन को गिवन है, उसका पीएच भी गिवन है, दोनों के इक्वल कंसंट्रेशन थे, तो बताने की जरूरत नहीं। 0.1 मोलर गिवन है, वॉल्यूम आपने दिया नहीं, मतलब 1 लीटर। अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि इसमें कितने मिलीमोल्स ऐड किया, मैंने 0.02 मिलीमोल्स ऑफ HCl इज एडेड, है ना? मोल्स ऑफ HCl इज एडेड। तो जब 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में अगर मैं 0.2 मिलीमोल्स ऐड करूंगा HCl, तो HCl तो इससे रिएक्ट करेगा, तो जितने मिलीमोल्स ऐड करोगे उतने मिलीमोल्स इसके कम हो जाएंगे। तो इसका 0.1 है, तो इससे रिएक्ट करने के बाद ये बचेगा अपना कितना एडिशन के बाद? 0.08। मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाया हुआ है क्लास, और ये कितना हो जाएगा? HCl ऐड करोगे तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, और मतलब मैं एक बार रिएक्शन भी लिख देता हूँ क्योंकि एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो अपने पास क्या होगा? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो कि 0.1 था, ये 0.02 लिया था अपन ने, तो ये 0.02 बढ़ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0.08 बच जाएगा। ये पहले से कितना पड़ा हुआ था? 0.1, और इतना बन गया आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो अपन कहेंगे इसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का कितना आ गया अपने पास? 0.08, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? ये दोनों का सम, तो 0.12। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया अपने पास एसिड का। फिर से पीएच कैलकुलेट करते हैं। मैंने फिर से पीएच कैलकुलेट कर लिया। 4.74 कितना? सॉल्ट अपन एसिड करना था अपन को। सॉल्ट मतलब अपने पास 0.08 है, और डिवाइड बाय 0.0 कितना है? 12। मतलब ये हो गया अपने लिए, दैट इज 2/3। तो 2/3 का मतलब है पीएच इज इक्वल टू 4.74 माइनस 0.18 आ गया अपने पास। तो और 0.18 का मतलब है कि अपन लिखेंगे कितना भाई? दैट इज 4.56 ना। 4.74 को 0.18 माइनस कर लेते हैं अपन, तो इधर 14 और इधर 6 और इधर 6, तो इधर 5 और इधर पॉइंट, और 4.56 इतना। अपन क्या करेंगे? चेंज इन पीएच इज व्हाट? 0.18। तो बफर कैपेसिटी कैलकुलेट कर दिया अपन ने। ये कितना हो जाएगा बफर कैपेसिटी? तो अपन लिखेंगे भाई बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड 0.0। कितना चेंज आया पीएच में? 0.1। दैट इज द बफर कैपेसिटी। ये बफर कैपेसिटी, ये अपना बफर कैपेसिटी, ठीक है? ये अपना बफर कैपेसिटी होगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना अब सही दिख रहा है, पहले सही नहीं दिख रहा था, थोड़ा अभी भी मतलब हम कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बफर कैपेसिटी उसको समझ में आ गई। अब इसमें एक और बात होता है कि मान लो मेरे पास, सपोज करते हैं अपन अपने पास, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज बफर कैपेसिटी। मान लेते हैं कि अपने पास मुझे ऐसे 2 बफर गिवन है, ठीक है? तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, हाँ, ठीक है? और पीएच चेंज वगैरह तुमको पता चल गया कैसे आप बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास ना आपने एक बफर दे दिया ऐसे, आपने एक बफर मुझे ऐसे दे दिया, और आपने एक बफर मुझे ऐसे एक और दे दिया। इसमें मैंने आपसे कहा CH3COH है मेरे पास, और CH3CONA है मेरे पास। ये मेरे पास 0.2 मोलर है, और ये भी 0.2 मोलर, और मुझसे कहा गया कि बताओ दोनों में से अच्छा बफर कौन सा होगा। तो फिर ये बफर कैपेसिटी थोड़ी होगी, ये तो कंपैरिजन ऑफ बफर कैपेसिटी होगी। तो अपन कहेंगे उस केस में ना, अगर मुझे कंपेयर करना है विच बफर हैज मोर कैपेसिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, द बफर which has
more capacity to resist the change in pH. To resist the change in pH. Change in pH. तो इसको अपन बफर कैपेसिटी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. अपन उसको लिख सकते हैं 2.303. इसमें अपन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर एसिडिक बफर है तो एसिड ले लेंगे, अब बेसिक बफर होता तो मैं बेस ले लेता, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. अगर बेस होता तो मैं यहां पर बेस ले लेता, अगर बेसिक बफर होता तो फॉर एसिडिक बफर. अगर एसिडिक बफर होता तो मैं एसिडिक बफर के लिए ऐसे कैलकुलेट कर लेता, अगर बेसिक बफर होता तो मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता. अब मैं क्या करूंगा ना, इस बफर के लिए कंसंट्रेशन कैलकुलेट करूंगा. तो मैं दोनों बफर के लिए, क्योंकि ये तो कंपैरिजन ऑफ द बफर हो गया ना, तो इसमें मैं लिखूंगा बफर कैपेसिटी 1 ऑफ दिस बफर. तो ये हो जाएगा 2.303. वैसे ये तो दोनों में ही लिखोगे आप, इसमें भी लिखोगे बफर कैपेसिटी 2 में, तो इसमें भी लिखोगे आप 2.303. तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें सॉल्ट हो गया 0.2 और ये हो गया ये भी 0.2 और डिवाइड कर लूंगा 0.2 प्लस 0.2 और इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 और डिवाइड करूंगा 0.1 प्लस 0.1 से. तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा. सो 2.303 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 0.4 और यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज 2.303 इंटू होगा अपने पास 0.01 डिवाइडेड बाय 0.2. अब अपन कैलकुलेट कर लेंगे. ये अपने पास अगर दोनों में चेक करेंगे तो ज्यादा वैल्यू किसका आएगा, उसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा. तो ये तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाएगा. तो अपन कहेंगे 0.01 डिवाइड बाय 0.1 और ये 0.01 डिवाइड बाय 0.2, मतलब ये बड़ा वैल्यू होगा तो इसका बफर कैपेसिटी कम होगा. तो इसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा उससे. तो अपन ऐसे बता भी सकते. इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन भी वो यूज करना होता है अपन को, चेंज इन पीएच वगैरह वो जो लिखा था वो इसमें भी यूज होता है, थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो अपन ने वो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अभी छोड़ दिया, लेकिन अगर कंपेयर करना है तो अपन इससे कंपेयर करके बता सकते हैं. और फॉर्मूला भी इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपन को सीधा सीधा लिखेंगे अपन इतना. बफर कैपेसिटी क्या होता है याद रखो, 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस. तो ए मतलब इसको सॉल्ट और सॉल्ट बी, बेसिक बफर है तो सॉल्ट एस बी कर लो या फिर ऐसे अपन ए कर लो. ए इज एसिड कंसंट्रेशन और एस इज सॉल्ट कंसंट्रेशन. तो एसिड के लिए यहाँ ए कर लो, बेस के लिए यहाँ बी कर लो. थोड़ा याद रखो तो अपन को ज्यादा अच्छा रहेगा, वो डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर आल्सो कि अगर अपन को दो बफर गिवन है, अलग अलग कंसंट्रेशन भी हो सकते हैं ये, तो अपन ऐसे कैलकुलेट करके बता देंगे इसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा. मैंने थोड़ा इजी एग्जांपल किया समझने के लिए. ये बफर कैपेसिटी. और फिर भी अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए तो बिल्कुल मैं दे सकता हूँ उसको डेरिवेशन क्लास के बाद में ना, या उसको ना अपन अपने ग्रुप पे उसको डाल देंगे, तो आप डेरिवेशन बिल्कुल देख सकते हो, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन वो डेरिवेशन शायद ही मुझसे पूछेंगे, शायद ही क्या पूछेंगे. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि भाई आप ना थोड़ा सा बस ऐसे याद रख लो कि भाई 2.303 है ना, ऐसे अपन एस प्लस ए और या फिर बेसिक बफर के लिए एस बी अपन एस प्लस, इस टाइप से आप थोड़ा याद रखो. मेरे ख्याल से बफर कैपेसिटी वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया कि आपको कैसे बताना था कि बफर कैपेसिटी क्या होगा. अब अपन चेक कर लेते हैं, दैट इज मैंने आपसे कहा था कि मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करूं. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात, ठीक है ना. तो अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं. और जब मैं टाइट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे अपन और इंडिकेटर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आप एडवांस का शीट भी सॉल्व कर सकते हैं, जो बच्चे एडवांस वाले हैं अगर. तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के साथ, कुछ एक स्टूडेंट छोड़ के, 2-3 स्टूडेंट छोड़ के बाकी सभी एडवांस वाले ही हैं. तो अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ना, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जैसे अपन केएसपी जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी जैसे अपन उसे लिखते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है ना. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे केएसपी जैसे अपन उसे रिप्रेजेंट करता है.
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, राइट। तो अब जो पहले एक पार्ट होना चाहिए कि भाई हमें पता होना चाहिए पहले कि सॉल्युबिलिटी होता क्या, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी अपन किसको बोलेंगे? तो वैसे तो अगर हम इन जनरल देखेंगे डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी का, तो वर्ड के हिसाब से तो अपन को ये लग रहा है कि हम एक वेसल में पानी ले लेते हैं, है ना, इसमें वाटर विल टेक अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड इन दैट वाटर विल ऐड सम सॉल्ट, है ना, कुछ अपन उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। तो ये सॉल्ट कितना डिसॉल्व होगा, ये हमको सॉल्ट का कितना ग्राम ऐड करना चाहिए सो दैट कि वहां पर सैचुरेशन लेवल आ जाए। जब सैचुरेशन लेवल आएगा तो सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। देन we'll calculate कि how much amount of this has been dissolved in that. That is called the solute. मतलब you are telling me that कि the amount of solute added to the given amount of solvent so that the solution will become saturated is called solvent. अब for definition what we do कि भाई आप पानी कितना लोगे ये तो बता दो, ये पूरा ड्रम भर लें या मतलब एक बीकर में लेना। तो for definition what we write, हम इसके वॉल्यूम को 100 ml लेते हैं। तो भाई 100 ml में कितना ग्राम डिसॉल्व होगा, we call it as like this कि चलो 100 ग्राम ले लेते हैं, 100 ml ले लेते हैं ऐसे। तो solubility के लिए we can write the definition, the amount of solute in grams added to the given amount of solvent इसको अपन लिख देंगे, जनरली अपन कितना लेते हैं 100 ml। So 100 ml of solvent to form the saturated solution. इसको अपन सॉल्युबिलिटी कहेंगे कि भाई कितना ग्राम ऐड करें सो दैट कि सॉल्वेंट जो भी हमें गिवन होगा उसमें उसका डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट स्टॉप हो जाए, मतलब डिसॉल्व हो जाए, उसका सॉल्युबिलिटी फिर उसका सॉल्युबल होना फिर स्टॉप हो जाए, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सो एट अ सैचुरेशन लेवल का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो किसी भी सॉल्वेंट, दैट इज सैचुरेशन। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे अपन खाना खाने बैठते हैं तो सैचुरेशन लेवल का मतलब है पेट भर गया भाई, अब कुछ नहीं, इससे आगे नहीं खा सकता मैं, वो सैचुरेशन लेवल। लेकिन अगर कम खाए तो सैचुरेशन लेवल नहीं आया और खा सकता। तो सैचुरेशन पॉइंट मतलब भाई हो गया बस, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा ऐड करोगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा मतलब इसमें। तो वी गॉट इट कि भाई व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, हमें समझ में आ गया कि भाई सैचुरेशन सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करना होता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। अपन क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई एक राइट ना वाटर ले लिया अपन ने, अब अपन सॉल्ट की बात करते हैं। वन मोर थिंग आई विल टेल यू, विल द सॉल्युबिलिटी, नहीं वो सॉल्युबिलिटी को अपन मोल्स, तो वैसे तो अपन सॉल्युबिलिटी को वही लेने वाले हैं क्योंकि हम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं, और अपन जो भी लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए मैंने जनरली लिखा है इसमें, वो फिक्स नहीं किया क्योंकि हम तो सॉल्युबिलिटी को ऐसे लिखने वाले हैं, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाने का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। लिखते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन, अपन तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करने वाले हैं, इसका यूनिट क्या होता है मोल्स पर लीटर, तो सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा मोल्स पर लीटर। तो बाय डेफिनेशन कभी कभी अपन को 100 ml बोलते हैं, अपन को तैयार रहना चाहिए उसमें। वाटर है तो 100 ml, कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो अपन ग्राम भी बोल सकते हैं इसको, वाटर की डेंसिटी 1 होता है ग्राम पर ml, तो वाटर में अपन इसको ग्राम लिखो या ml लिखो हमारे लिए एक ही बात।
तो वो डेफिनेशन के लिए मैंने बताया बस। अब व्हाट आई एम टेलिंग इज कि भाई ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उन्हीं सॉल्ट के लिए पढ़ेंगे। सो solubility product is studied for those compound is generally studies for those compound, ठीक है ना, right, generally studied for those compound which are very little soluble in water, that is less than 10%। लेस देन 10% का मतलब तो 0.1 है, और अगर 0.1 से कोई वैल्यू कम होती है तो आप कहते हैं उसे नेग्लेक्ट करते हैं। अगर कोई वैल्यू 0.1 से कम होता है तो आप कहते हैं उसे नेग्लेक्ट कर लो। तो अपन उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। अब अपन कहेंगे अगर आप कहते हो कि भाई किसी का सॉल्युबिलिटी वाटर में 10% से कम है तो आप कहते हो कि उसे इनसॉल्युबल बता देना। तो यहां तो आप सारे ही बताने वाले हो ऐसे सॉल्ट जिनका सॉल्युबिलिटी 10% से कम। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने सॉल्ट आप मुझे यहां पढ़ाने वाले हो वो वाटर में इतने कम सॉल्युबल होते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ वो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला नहीं नहीं होगा लेकिन 10% से कम। मैं तो सीधा बोलने वाला हूं इनसॉल्युबल। आप सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहे हो मुझे, लेकिन आपने बताया हुआ कि उन्हीं सॉल्ट के लिए पढ़ना है सॉल्युबिलिटी जिनका सॉल्युबिलिटी वाटर में 10% से कम होगा। और 10% से कम होने का मतलब है उसको तो हम इनसॉल्युबल बताते हैं। तो जिन कंपाउंड के लिए आप मुझे सॉल्युबिलिटी पढ़ाओगे उनका सॉल्युबिलिटी वाटर में 10% से कम है, इसलिए अगर कोई मुझसे कहेगा कि AgCl वाटर सॉल्युबल है क्या, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में 10% से कम होता है। तो वाटर सॉल्युबल है क्या, वाटर AgCl वाटर में सॉल्युबल है क्या, मना कर दूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला नहीं है तो लेकिन 10% से कम है, मुझे कोई मतलब नहीं। आपने कहा 10% से कम वालों के लिए सॉल्युबिलिटी पढ़ना है तो मुझे दो चीजें ध्यान देनी है। एक, मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ रहा हूं ऐसे सॉल्ट का जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कौन से कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं, किनको मुझे वाटर इनसॉल्युबल बताने हैं, क्यों, उनकी सॉल्युबिलिटी 10% से कम है ना। तो मुझे ये भी पता चलेगा इनडायरेक्टली कि जिस कंपाउंड के लिए आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे पढ़ाया मैंने उसे नॉर्मल कंडीशंस में वाटर इनसॉल्युबल बता देना, क्योंकि जैसे AgCl है, अब इसका के इक्विलिब्रियम जो होगा जिसको अपन KSP कहने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज 10 की पावर -10। तो अपन कहेंगे भाई इसका सॉल्युबिलिटी आप 10 की पावर -10 लिखने वाले हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका। अगर 10 की पावर -3 होता है तो आप कहते हो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गया, तो 10 की पावर -10। इसको बताऊंगा क्या रिएक्शन फॉरवर्ड क्या। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमें कोई ऐसा कंपाउंड नहीं पढ़ना है जिसका सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -6 से या -5 से कम होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो कितना भी हो सकता है, इट कैन गो अप टू 10 की पावर -19 के इक्विलिब्रियम का वैल्यू। अब जो भी हो, लेकिन हमें एक बार पता चल गया कि जिस कंपाउंड के लिए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाओगे वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये मुझे पता चलता रहेगा। तो इनडायरेक्टली आप मुझे ये भी बताओगे कि कौन से कंपाउंड है जो वाटर इनसॉल्युबल है, उनके लिए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाने वाले।
ठीक है, तो मैं उन पे भी ध्यान दूंगा कि सर ने अगर मुझे किसी कंपाउंड के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाया है, इसका मतलब मुझे इन जनरल उसे इनसॉल्युबल बताना था पानी में। सो आई विल राइट दैट दोस सॉल्ट आर very less soluble in water, so less than 10%. Thus we can say that these salts are negligible soluble in water or almost insoluble in water. तो इनको मैं insoluble in water बताने वाला हूं। एग्जाम्पल जैसे मैंने सिल्वर हैलाइड्स हो गया, इसकी X जो होता है वो हेलोजन होता है, उसको मैं Cl Br कुछ भी लिख सकता हूं। बहुत सारे सॉल्ट हो सकता है, मैं प्रैक्टिकल्स में आपको सारे ही सॉल्ट लिखवा दूं कलर के साथ, किसका कौन सा कलर होता है और कैसे वो कौन सा प्रेसिपिटेट होता है और किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अभी मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे लिख दिए, राइट। ये सिल्वर साइनाइड है, AgCl ऐसे अपन ने लिख लिया। तो ये थोड़ा सॉल्युबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, किस सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना है हमको, इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे या नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इक्विलिब्रियम तो आपने बहुत कम बताया, तो इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें वो सॉल्ट पढ़ने हैं जो इक्विलिब्रियम बनाएंगे, जो इक्विलिब्रियम में होंगे, तो अपन इसमें चेक कर लेते हैं भाई। अब अपन ने कहा सपोज, अब ये पार्ट अपना सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए मैंने आपको सारा बताया। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स और किस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे उसकी बात करें। तो पहले अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझते हैं, ये तो सॉल्युबिलिटी को समझा, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझते हैं, फिर कंसेप्ट को समझेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसा है। अपन ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी के लिए आपको किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करना होगा गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, ये वाटर, मैंने इसमें वाटर ले लिया और इसमें थोड़ा सा AgCl डिसॉल्व किया, तो AgCl तो सॉलिड होगा, जब ये डिसॉल्व होगा तो इट विल अटेन इक्विलिब्रियम ऑफ AgN दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन एंड Cl - N इन एक्वस सॉल्यूशन, इट विल अटेन इक्विलिब्रियम लाइक दिस। तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि ये दोनों आपस में एक साथ रहना चाहते होंगे, एक साथ रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दे विल बी इनसॉल्युबल, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। जैसे मैंने आपको अभी इसके लिए KSP बताया, इसका KSP 1.8 इंटू 10 की पावर -10 है। अपन ये वाला पार्ट मतलब जनरली मैं नहीं लिखूंगा, अपन ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट यूज कर लेंगे सभी सॉल्ट के लिए, मैक्सिमम सॉल्ट के लिए, ताकि अपन को एक अंदाजा भी होगा कि ज्यादा कौन सॉल्युबल है कम कौन सॉल्युबल है, किसकी सॉल्युबिलिटी कैसे बताते हैं। तो वो KSP उसको अपन KC वैल्यू बोलेंगे, उससे अपन को पता रहेगा। मैं कहूंगा इसका सॉल्युबिलिटी सपोज S है तो इसका भी सॉल्युबिलिटी S होगा, मतलब जितना जब मैं इसको ऐड करूंगा तो जितना आयंस AgN का बनेगा उतना ही Cl नेगेटिव आयन का बनेगा। मैं इसमें और डिसॉल्व करता गया और डिसॉल्व करता गया, एक टाइम आया जब उसमें डिसॉल्व होना बंद हो गया, सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ AgN एंड Cl नेगेटिव आयन विल रिमेन कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम विल कम एट इक्विलिब्रियम स्टेट। कांस्टेंट मतलब if their concentration become constant then the system will be at equilibrium state। उस मोमेंट पे अपन लिखेंगे दैट के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AgN इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय AgCl नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सॉलिड है। तो इसके इक्विलिब्रियम को अपन लिखते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड KSP। तो सॉल्ट के लिए जो आयंस, जो सॉल्ट आयंस प्रोड्यूस करेगा
उस आयंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको अपन कहते हैं एट सैचुरेशन लेवल, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो विल राइट दैट, इससे मैं बता सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ आयंस दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट. आयनिक प्रोडक्ट मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, तो आयनिक प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमेशा किसी आप सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमेशा ही सॉल्ट होगा. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा सॉल्ट होगा तो मुझे राइट हैंड साइड पे आयंस के प्रोडक्ट लेने होंगे हमेशा, इसलिए मैं उसको आयनिक प्रोडक्ट. सो द आयनिक प्रोडक्ट एट सैचुरेशन लेवल, द आयनिक प्रोडक्ट एट सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. मैं उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलूंगा. तो आप कह रहे हो कि भाई आयनिक प्रोडक्ट एट द सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. व्हाट अबाउट दैट अगर सॉल्युबिलिटी नहीं है तो अपन कहेंगे ठीक है. अगर मान लो, क्योंकि जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा इसमें, तो मैंने थोड़ा सा AgCl ऐड किया और वाटर बहुत सारा था, तो ऑलमोस्ट बहुत सारा डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन से पहले तो ये डिसॉल्व होता रहेगा. तो मैंने जब इसको थोड़ा सा डिसॉल्व किया तो इसके अंदर Ag आयन थोड़ा सा आएगा और Cl माइनस आयन आएगा. अगर मैं अभी इनके आयंस का प्रोडक्ट ले लूं तो अपन कहेंगे ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है. तो उस मोमेंट पे मैं उसको QSP. But then the ionic product will be called as what? QSP, na? The product of ions at any moment is called QSP, the reaction quotient. अपन को पता है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो ही आप Kc की बात करते हो, के इक्विलिब्रियम की बात करते हो. At any moment you can write that KSP. तब भी ये आयंस का प्रोडक्ट है, ये भी आयंस का प्रोडक्ट है. लेकिन आयंस का प्रोडक्ट बिफोर सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट. लेकिन एट सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड KSP. तो सीधी सीधी बात यह हुआ कि भाई जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए तो सैचुरेशन पॉइंट पे अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो मैं उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलूंगा. और उसके अलावा सैचुरेशन लेवल के अलावा किसी भी कंडीशन में अगर आप आयंस का प्रोडक्ट लिखोगे तो उस कंडीशन में उसको मैं QSP बोलूंगा, रिएक्शन कोशेंट, which can be written at any stage of solution. But the KSP can be written at only when the solution comes at equilibrium state or the reaction comes at equilibrium state. और solubility में equilibrium state का मतलब होगा that the solution becomes saturated. Even after the saturation point अगर अपन उसे dissolve करेंगे, मान लो saturation point आ भी गया, मैं तो उसके बाद भी dissolve करूंगा, राइट ना. तो अगर आप सैचुरेशन आने के बाद भी अगर आपने कहा कि मेरी मर्जी इस सोल्यूशन में ना, अब वाटर है अपन को पता है, ये सपोज 0.1 है, ये 10 की पावर -9 है, मेरी मर्जी, मैं तो इसमें ना कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से सिल्वर ऐड करूंगा 10 की पावर -2. अब बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 10 की पावर -2 आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, पहले से इतना था, दोनों को ऐड करके लिख देता हूं. क्यों? क्योंकि QSP तो मैं किसी भी मोमेंट पे लिख सकता हूं. अगर इसको ऐड करोगे तो अपन को पता है कि आप अगर इसको ऐड करोगे तो जितना एक्स्ट्रा ऐड करोगे इसके साथ कंबाइन होके वो प्रेसिपिटेशन शो कर देगा. क्योंकि किसी का भी अगर सैचुरेशन लेवल से आप और सॉल्ट उसमें ऐड करोगे तो वो सॉल्ट नीचे आके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा. मतलब अगर हम अपनी लिमिट से ज्यादा खाना खाएंगे सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी, तो ऑब्वियसली बात है प्रेसिपिटेशन ही करना है फिर अपन को, तो प्रेसिपिटेशन होगा. ठीक है ना. तो बिफोर सैचुरेशन आप और सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हो. बिफोर सैचुरेशन मैं आयनिक प्रोडक्ट लिख सकता हूं. आफ्टर सैचुरेशन आप आयनिक प्रोडक्ट लिख सकते हो QSP. लेकिन एट सैचुरेशन ही आप KSP लिख सकते हो. बाकी किसी भी पॉइंट पे बिफोर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन आप QSP लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम. अपन ने किया हुआ है जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने लिखे ना, कि कार्बन मोनोऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट किया, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया. अब किसी को ऐड करके किसी को बढ़ाना है तो कैसे ऐड करते हैं, अपन ने कहा भाई ऐड कर लिया, चलो कर दो, उसके बाद एडजस्ट करके आप, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं सकता, ये तो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, बाकी किसी को ऐड करने से, रिमूव करने से किसी आयंस को वो चेंज नहीं होता.
तो बिल्कुल अपन ने पढ़ा होगा। KSP that is equilibrium constant and it can only be changed if the temperature changes। और इस चैप्टर में मैंने टेम्परेचर की कोई बात नहीं की एक्सेप्ट वाटर की केस। तो टेम्परेचर तो 25 रहेगा। तो ठीक है भाई, आपने मुझे एक बात बता दी कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये आयनिक प्रोडक्ट तो मैं कभी भी लिख सकता हूं, बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैं तभी लिख सकता हूं व्हेन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सो QSP that is the ionic product when solution is unsaturated। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन इसमें ऐसे लिख देते हैं, इफ KSP is greater than QSP, भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसको अपन ने 10 की पावर -10 लिखा ना, तो इसका मतलब ये 10 की पावर -5 रहा होगा, ये भी 10 की पावर -5 रहा होगा, तो इनके प्रोडक्ट को आपने 10 की पावर -10 बताया मुझे। वो 1.8 छोड़ देते हैं अपन, ऐसे मैंने आपसे कहा कि उसको अपन कैलकुलेशन में रखेंगे अपन को, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए करेंगे अपन। तो अपन क्या बोल रहे हैं भाई, दोनों का सैचुरेशन लेवल पे ये प्रोडक्ट आ रहा है। अगर मान लो KSP का वैल्यू बड़ा है और इसका वैल्यू छोटा है, तो अपन कहेंगे अभी और ऐड करोगे तो सैचुरेशन लेवल आएगा। तो अपन कहेंगे अगर KSP का वैल्यू QSP से ज्यादा है देन सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। तो अपन कहेंगे अगर मान लो KSP जो है वो QSP के बराबर हो गया तो देन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। और अगर मान लो KSP जो है दैट इज लेस देन QSP, ये ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन में आयंस का प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, सैचुरेशन लेवल से ज्यादा हो गया, हाँ तो प्रेसिपिटेशन हो गया, देन प्रेसिपिटेशन। तब उस केस में अपन प्रेसिपिटेशन देंगे भाई। और कब होगा, जैसे अपन यहाँ पर 10 की पावर -5 था, 10 की पावर -5 था, तो ये 10 की पावर -10 था, लेकिन आपने कहा 10 की पावर -2 बाहर से ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -11। तो अगर ये यहाँ पर 10 की पावर -9 था, तो ये 10 की पावर -11, ये 10 की पावर -1, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऐड करने से AgN कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, 10 की पावर -2 ही लेना पड़ेगा। तो ये तो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ना अपन। यहाँ पर आप 10 की पावर -9 प्लस 10 की पावर -2 लिखोगे ना AgI, और Cl नेगेटिव आयन 10 की पावर -1 0.1 है ना, तो इन दोनों को सम करोगे तो इसी को ले लेंगे, इसको तो हटा ही देंगे, ये तो बहुत छोटा है इसके कंपेरिजन। फिर तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को क्या मिलेगा, ये था QSP, तो QSP विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नियरली दैट इज 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2, तो QSP इज नियरली 10 की पावर -3, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर QSP ज्यादा है KSP से तो प्रेसिपिटेशन है, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, तो अपन कहेंगे जितना आप ये ऐड करोगे ये इसके साथ रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इसमें अगर आपने ऐड किया तो ये इसके साथ कंबाइन होके प्रेसिपिटेशन होगा, AgCl बनेगा, राइट। तो अपन ऐसे बता देंगे दिस इज कॉल्ड सॉल्वेबिलिटी, राइट। सो ये होता है आपका सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। और अब अपन देख लेते हैं कि भाई अपन को सीधा सीधा ये समझ में आ गया कि अगर आप किसी सॉल्ट को ऐड करोगे तो इनिशियली उसमें आयंस बनेंगे। इनिशियली जब उसमें आयंस बनेंगे तो अपन आयनिक प्रोडक्ट तो किसी भी स्टेज पे लिख सकते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट, लेकिन अभी सैचुरेशन पॉइंट तो आया नहीं, तो QSP जो रहा होगा वो छोटा होगा KSP से, तो सॉल्यूशन सैचुरेशन नहीं बना होगा। तो अपन और ऐड करेंगे और आयंस बनेंगे, और ऐड करेंगे और आयंस बनेंगे। इसमें डिसॉल्व होना बंद कब होगा, जब सैचुरेशन लेवल आएगा। तो इनिशियली जब सैचुरेशन लेवल नहीं था तो आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे थे अपन, जो कि QSP रहा होगा। इसको ऐड करने के बाद अपन बता दें कि जब इनमें सैचुरेशन लेवल आ गया होगा तो KSP QSP के बराबर आ गया होगा।
और अगर KSP है तो अपन कहेंगे उस केस में QSP is greater than KSP, then in that case the precipitation occurs. Right? तो अपन ने ये नहीं कहा कि भाई मतलब ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन जैसे सीधी सीधी बात है इसमें आप QSP वगैरह मत सोचो, आप तो सीधी सीधी बात करो, ये अगर KC होता और आप किसी आयंस को एक्स्ट्रा ऐड करते तो आप क्या कहते हैं, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता तो प्रेसिपिटेशन होता। मैं बस उसी की बात कर रहा हूं कि अगर इनके आयंस को बढ़ाओगे आप, एक्स्ट्रा आयंस को बाहर से ऐड करके, तो प्रेसिपिटेशन होगा, दैट्स ऑल। यहां पर आप मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मतलब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा ये वो, आप सीधी सीधी बात बता रहे हो मुझे, भाई दोनों में से किसी को ऐड करो, उसमें रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। एक बार सैचुरेशन आ गया ना, मतलब ये पॉइंट आ गया ना, सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया ना, दोनों में से किसी को भी ऐड करोगे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, खत्म बात, उसी को आप प्रेसिपिटेशन बोल रहे हो, ये सॉलिड बनने को आप प्रेसिपिटेशन बोल रहे हो, दैट इज व्हाट। सो दिस इज अबाउट दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो अपन बात कर रहे थे। अब अपन करेंगे भाई देखो, सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, ये भी मोल्स पर लीटर, सॉल्युबिलिटी का यूनिट होगा मोल्स पर लीटर। तो इस इक्वेशन में अपन लिखेंगे देयरफॉर फॉर AgCl, है ना, वी कैन राइट दैट KSP will be equal to concentration of Ag into concentration of Cl minus n, that is equal to S into S, their concentration. Therefore, I can write that S square is equal to KSP. So the concentration of one of the ion, मतलब solubility will be equal to under root of KSP. So अगर मुझे solubility product given है क्वेश्चन में, तो मैं बता सकता हूं what will be the concentration of each ions present in the solution. What is the concentration of each ions present in the solution, अपन बता सकते हैं, राइट? तो अपन ये बता सकते हैं कि what will be the concentration of each ions present in the solution. इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी सॉल्ट लिए मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं ये बिल्कुल बता सकता हूं कि उस सॉल्ट में उन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो KSP वैल्यू का मतलब है मुझे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पता होगा एट सैचुरेशन लेवल पे, ठीक है? तो अपन ये बता सकते हैं व्हाट विल बी द राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है? अब एक तो अपन से क्वेश्चन पूछते हैं, अब हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल गया व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्यूट डालें गिवन सॉल्वेंट में ताकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, वो सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, सैचुरेशन लेवल पे जो आयंस का प्रोडक्ट होता है उसको कहते हो आप सॉल्युबिलिटी, उसको आपने थोड़ा सा KSP और QC मतलब QC और KC से कोरिलेट किया, वो हमें पहले से पता था, हम बस सैचुरेशन पॉइंट और अनसैचुरेशन ये पॉइंट नहीं बोलते थे, लेकिन हमें पहले से पता था। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं करना, दैट इज डिफरेंट सॉल्यूशन, यहां पर नहीं हो सकता। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए मुझे टेम्परेचर चेंज करने होंगे, वो चुप रहते हैं, पर बिल्कुल मत सोचो, यहां वो वर्ड नहीं आएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो 50% चांसेस तो ये होते हैं कि अपन से ये इस टाइप का एक्सप्रेशन बनवाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकते हैं, अपन उसी टाइप के कंसेप्ट लिख लेते हैं कि इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉइंट्स बना लेते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, और कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो अपन लिखते हैं भाई ऐसे पॉइंट 1 केस 1, मतलब ऐसे लिख लेते हैं डिफरेंट केसेस में, भाई अपने लिए केस 1 होंगे, जैसे याद होगा ना अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ना बहुत सारे केसेस पढ़े थे, ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ रहे थे। एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट,
ऑफ सॉल्ट। अपन को पता था, आप AgCl के लिए जैसे बताया आपने, तो AgN और Cl माइनस आइन था, तब तो आपने इसको S लिखा, इसको S लिखा, और KSP लिखने के बाद लिखा हुआ है, तो अपन को कोई डाउट नहीं। आपने AgN कॉन्सेंट्रेशन लिखा, Cl माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन लिखा, इसको S into S किया, तो मैंने लिखा therefore S will be equal to root of KSP। एक तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, अपन ने उसको बस कंपैरिजन के लिए मैंने फिर से वही। अगर मान लो मुझे ऐसे क्यों बताता हूँ, CaF2 ये सॉलिड है, CaF2 ये सॉलिड है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में लिखेंगे तो विल राइट दैट कैल्शियम आयन ट्वाइस ऑफ एसिडिक। तो अपन कहेंगे भाई देखो ये एक्वस है, ये भी एक्वस होगा, नो डाउट, लिखने की जरूरत नहीं, आयंस लिखा हुआ मतलब वाटर में डिसॉल्व किया आपने, ऑब्वियस सी बात है। जब ये ब्रेक होगा तो अगर इसका सॉल्बिलिटी ऐसा है तो मुझे इसका सॉल्बिलिटी 2s लिखना होगा, उसके नंबर ऑफ आयंस डबल होंगे ना इसके कंपैरिजन। तो अपन लिखेंगे ठीक है, इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखो, अपन कहेंगे KSP क्या KC का एक्सप्रेशन लिखना है, मैं तो ये सॉलिड है बस ये होता है, तो मैं लिखता कैल्शियम आयन, और इसमें तो मोलर कोफिशिएंट है तो रेज़ टू द पावर ऑफ मोलर कोफिशिएंट ऐसे लिखना पड़ेगा। तब तो मैं इसको लिखूंगा S into 2s, क्योंकि इसका सॉल्बिलिटी तो डबल होगा, तो मोल्स पर लीटर ना टू द पावर ऑफ 2, तब तो मैं इसको लिखने वाला हूँ 4s3। तब तो मैं लिखने वाला हूं कि भाई इसका सॉल्बिलिटी का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी द क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 4। ये इसका एक्सप्रेशन, ये इसका एक्सप्रेशन, दैट इज द। अब अगर मान लो अपने पास कोई ऐसे गिवन है, सपोज मैंने लिखा Al2SO4 होल थ्राइस, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इसमें मैं ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव लिखूंगा और थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव लिखूंगा, ये 2s होगा, ये 3s होगा। तो जरा बताओ सॉल्बिलिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा, सॉल्बिलिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, कैलकुलेट करके बताओ सॉल्बिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। हो गया सॉल्बिलिटी का एक्सप्रेशन। भाई अपन को केसी लिखना था, ये तो सॉलिड होगा, ये एक्वस है, ये एक्वस है, तो अपन कहेंगे कि ये तो सॉल्ट होगा, आपने डिसॉल्व किया होगा, तो मैं लिखूंगा KSP मतलब KC, KC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन टू द पावर ऑफ 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन टू द पावर ऑफ 3 कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ बताया, मतलब अपन को ठीक है, काफी लोगों ने बताया अपन को, वेरी गुड, ठीक है ना। तो KSP विल बी इक्वल टू, वी कैन राइट दैट इज, ये तो 2s होगा और इसमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, और ये 3s होगा, इसमें अपन को क्यूब लेना पड़ेगा, तो 4 into 27 दैट इज 108, 108 into s to the power of 5 होगा, दैट इज KSP। so we'll write that S will be equal to KSP divided by 108, और इसका फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा अपन, तो अपन फिफ्थ रूट ले लेते हैं, मैंने फिफ्थ रूट ले, तो अपन लिख सकते हैं दैट इज फिफ्थ रूट। मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन में किसी को डाउट नहीं होगा, सबको एक्सप्रेशन समझ में आ गया।
तो एक एक्सप्रेशन मैं सिर्फ आपको सॉल्ट दूंगा, आप मुझे एक्सप्रेशन बना के दिखाते हैं। तो मेरे पास ये सॉल्ट गिवन है, इसका सॉल्बिलिटी एक्सप्रेशन बना दो आप। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट? इस सॉल्ट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा सॉल्बिलिटी का, वो बताना है आपको। हो गया? उसको देख के अपन को पता चल रहा है ना इसका एनाइन क्या होता है और इसका पावर क्या होता है, इसका पावर क्या होता है। तो अपन लिख सकते हैं इसका मोलर कोफिशिएंट x होगा, पावर जो भी हो, इसका मोलर कोफिशिएंट y होगा, ये अपन को पता है। तो इसका जो नंबर होता है, इसका जो नंबर होता है वो इसका वैलेंसी होता है, और इसका जो नंबर होता है वो इसका वैलेंसी होता है। ऐसे वैलेंसी नहीं भी लिखेंगे तब भी मेरे ख्याल से काफी लोगों का आंसर आ गया। बिल्कुल। तो अपने पास जो आंसर आया ना सॉल्बिलिटी का, वो s इज इक्वल टू x प्लस वाई रूट अंडर रूट ऑफ के एस पी डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ x y टू द पावर ऑफ y। यस, मैं यहां भी लिख सकता था ऐसे, सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू इसका मोलर कोफिशिएंट प्लस इसका मोलर कोफिशिएंट, केएसपी डिवाइडेड बाय इसका मोलर कोफिशिएंट उसका स्क्वायर इनटू इसका मोलर कोफिशिएंट उसका क्यूब। ये लो, सभी को आया मुझे लगता है, सबको समझ में आ गया। राइट ना, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। अपन को क्या करना है, क्योंकि इसमें आप x इंटू एस लिखते हैं, इसको y इंटू एक्स लिखते हैं, s लिखते हैं आप। सो आप KSP लिखने वाले थे, KSP विल बी इक्वल टू दैट इज x s टू द पावर ऑफ x और y s टू द पावर ऑफ y, यही तो लिखते हैं आप। उसके बाद आपने s टू द पावर ऑफ x प्लस y कॉमन लेके और फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व। समझ में आया किसी को डाउट? तो दैट इज हाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशंस। अब अपन बात करते हैं सॉल्बिलिटी। मुझे एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ TbCl2 if its KSP, lead chloride, it's a precipitate, if its KSP is 10 की पावर माइनस 8, मुझे एक KSP गिवन था उसमें। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, TbCl2 का सॉल्बिलिटी बताना है, अभी बता देता हूँ। ये सॉलिड है, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया होगा, Tb 2 प्लस साइन लिखेगा प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस साइन, ये S और ये 2S हो गया होगा। तो S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4 आ जाएगा। ये अपन को वैलेंसी आती है। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP कितना है, 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाय कितना 4। तो अपन कहेंगे इसका क्यूब रूट लेना है, अभी ले लेता हूँ। 1/4 का मतलब है 0.25, ठीक है भाई। तो अंडर रूट ऑफ इसका क्यूब रूट लेना है और ये है 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा ना, इसका मतलब ऐसे ले लेते हैं अपन कि भाई इसको 2.5 कर लेते हैं।
तो इधर एक 10 तो उधर 9 बना देंगे अपन। तो 2.5 इसका क्यूब रूट ले लूंगा और 10 की पावर -9 जो बनेगा ना उसको बाहर 10 की पावर -3 लिख देता। अब अपन क्या करेंगे, 3 का क्यूब रूट ले लेंगे। तो अपन एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो जिसको मल्टीप्लाई करके अपन 2.5 लेते हैं। कितना होगा क्यूब रूट ऑफ 2.5? हम्म 2.5 का क्यूब रूट कितना लेना है अपन? 1.2 इंटू 1.2 कितना आएगा? 1.414 ना। 1.2 इंटू 1.2 1.44 और उसको भी 1.2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.728 मतलब 1.5 लेके देखते हैं। तो 1.5 इंटू 1.5 2.25 ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मल्टीप्लाई में फिर 1.5 एक बार करेंगे अपन तो 2.81 आ रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो 1.3 की बात कर लेते हैं भाई। 1.3 क्योंकि अपन को पता होता है ना 13 इंटू 13 कितना होता है, तो उससे अपन थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1.13 इंटू 13 169 होता है, तो 1.69 होता है ना। तो अपन करेंगे फिर एक और बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2.1 2.2 तो 1.4 लेना ही ठीक रहेगा, है ना। बिल्कुल भाई। तो अपन क्या करेंगे 1.4 ले लेते हैं। तो ये अपने लिए 1.4 है। लो भाई 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मेरा आंसर आ गया मोल्स पर लीटर। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन में अपन को ग्राम पर लीटर पूछ ले, तो सॉल्युबिलिटी तो मोल्स पर लीटर होता है, मोल्स आ गया तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कर दूंगा ना इससे, तो ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो वैसे भी हो सकता है। ठीक। तो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब तुम्हें एक बार कैलकुलेशन भी थोड़ा आइडिया आ गया, आपको कंसेप्ट भी अच्छे से पता चल गया। अब मुझे सिर्फ डिफरेंट केसेस बना के आपको बताने हैं। पहले तो इसी केस की बात करते हैं। लिखो दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखो। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 assuming its 80% dissociation. PbCl2 assuming its 80% dissociation, 80% dissociation if its Ksp is equal to 10 to the power -8. Ksp चेंज नहीं होता किसी का। If its Ksp is equal to 10 to the power minus, if its Ksp is equal to 10 to the power -8 वो गिवन है। तो बताओ क्या करोगे? आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। कितना आएगा? सेम एस की जगह पॉइंटेड एस आ जाएगा। नहीं एस इज इक्वल टू पॉइंटेड नहीं है तो ये तो अपन तब सॉल्युबिलिटी अज्यूम कर रहे थे ना। अब सारा जितना भी डिसोसिएट हुआ उसे आयंस उस आयंस को 100% अज्यूम कर लो। अभी अपन नहीं कर पाएंगे।
अभी अपन क्या करेंगे, अपन को 0.8 एस लेना होगा, मतलब जो भी एस होगा उसको 80% ही अज्यूम करके कैलकुलेट करना होगा अपन। तो अगर अपन कहेंगे भाई पहले एक बात बताओ, पहले तो आप एस और 2s ले रहे थे, मतलब जो भी आयंस आ रहे थे उसी को ही सॉल्युबिलिटी में कंसीडर कर रहे थे। अब जो आयंस आएंगे उसको आप कहोगे 80% है, तो सैचुरेशन लेवल लाने के लिए मुझे और डिसोसिएट करना पड़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ना चाहिए। मतलब हमारे लिए सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि जब हमने सॉल्ट को पानी में डाला था तो कितना सॉल्ट, मान लो 3 ग्राम डाला, मैंने 3 ग्राम ऐड किया था, तो उसमें से 2 ग्राम गायब हो गया, तो मैं तो कहूंगा भाई 2 ग्राम सॉल्युबिलिटी है। उधर क्या लिखा मुझे कोई मतलब नहीं है, 2 ग्राम डिजोल्व हुआ ना, हो गया सॉल्युबिलिटी 2 ग्राम है। अब आप उसके हिसाब से निकाल दो कि इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा और इसका डबल कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो आप करते रहना। हमें मतलब है कि कितना सॉलिड मेरा डिजोल्व हो गया। पहले आप इसको 100% अज्यूम करके सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, अब आप कह रहे हो कि इतना अगर आएगा तो मैं इसको 80% अज्यूम करूंगा, तो फिर सॉल्युबिलिटी पूरा करने के, सैचुरेशन लाने के लिए मुझे और डिजोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करने वाला हूं, PbCl2 है, इक्विलिब्रियम में Pb2 प्लस आयन लिखने वाला हूं और ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन लिखने वाला हूं। अब वो सॉलिड है, वो अपन को पता है। ये 0.8s लिखने वाला हूं, ये 0.8s इंटू 2, वो 2 तो इसके लिए है, ये आएगा सॉल्युबिलिटी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, KSP विल बी इक्वल टू 0.8s इंटू 0.8s इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 लिखोगे आप। तो आप क्या करोगे, 0.8s का s क्यूब ये ऐसे ले लोगे और इसके लिए आप 4 कर दोगे, ये तो करोगे आप KSP। ठीक है, तो इधर सॉल्युबिलिटी तो था ही मेरे पास, मैं इससे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये 10 की पावर माइनस 8 मुझे गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब अपन कहेंगे भाई KSP विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू s टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय KSP डिवाइडेड बाय कितना होगा अपने पास, दैट इज 4। तो इसको हटाऊंगा तो मैं क्यूब रूट तो ले ही लूंगा, तो ये वैल्यू अपने पास कितना आ रहा था, ये वैल्यू अपने पास कितना आ रहा था 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और अब s कितना आएगा, तो अपन कहेंगे 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 0.8 आएगा। तो अब कितना आया, तो अपन कहेंगे भाई 1.4 है तो 14/8 अज्यूम कर लो, 14/8 का मतलब है 7/4, और 7/4 का मतलब कितना हो गया अपने पास 1.7 ना, पहले कितना था 1.4, अब कितना हो गया 1.7। हाँ, तो जितना डिजोल्व होता था उसको, पहले जितना डिजोल्व हो रहा था उसको अब 80% मानना शुरू कर दिया ना आपने, तो सैचुरेशन लेवल लाने के लिए और डिजोल्व करना पड़ेगा ना, तो किया। अल्टीमेटली हमें जो भी आप सॉल्युबिलिटी के लिए दोगे, अगर आपने परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन की बात की तो हमने सॉल्युबिलिटी को उससे मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी लाइक CF फॉर अस। Calculate the solubility of arsenic oxide As2O3 if its KSP is equal to 10 to the power of minus 30। ये मुझे गिवन है, इसका KSP कैलकुलेट करके बताना है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करके बताना है। हमें फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर सॉल्युबिलिटी लिखा है मुझे पता है ये बहुत कम डिसोसिएट होता है वाटर में क्योंकि अच्छा खासा स्टेबल ऑक्साइड है। तो 2 इंटू AS3 प्लस प्लस 3 इंटू O माइनस 2 लिखने वाला हूं। तो यहां पर 2s, यहां पर 3s, बाकी अपन को पता है क्या, बाकी अपन को पता है क्या करना है, KSP विल बी इक्वल टू 2s का स्क्वायर एंड 3s का क्यूब। So S will be equal to 5th root of KSP divided by 108 करने वाला हूं, and that will be equal to 5th root of KSP कितना गिवन है 10 की पावर माइनस 30, और ये 108 है। ये 108 है अपने पास। तो अगर अपन इसे चेक करें तो भी कैन राइट लाइक दिस विल बी इक्वल टू 5th रूट लेना है अपन को, तो मैं इसको 1000 ले लेता हूं,
और इसको 108 बना लेता हूं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 था ना, ऊपर नीचे 1000 से डिवाइड किया मैंने, तो ये 33 हो जाएगा। तो मैंने इसको 33 बना दिया। ये तो 10 की पावर -11 हो जाएगा। नहीं, 5 टाइम्स है ना, 33 क्यों बनाना पड़ता है? अपन को इसे बनाना चाहिए, वैसे 30 ही काफी अच्छा था, 6 आ जाता अपने पास। तो अपन को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा जो 30 से ये कैलकुलेट हो जाए इसीलिए। 5th रूट में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपन को, लेकिन कैलकुलेट तो करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ना ऐसे कर देते हैं भाई, लेकिन 5 जीरो लगाना ठीक नहीं है ना, उतना जीरो क्यों लगाना है? ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसी को देखते हैं क्या करना है। इसको 1 बाय लेते हैं और ये लेते हैं अपने पास 10 टू द पावर ऑफ -6, 5 है ना इसके 5th रूट से। इसका रूट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा अपने लिए। दैट इज 1 बाय 1 अपॉन का मतलब हो गया 0.000 हो गया ना, 1000 बाय 108 करूंगा तो 9 तो हो ही जाएगा। तो अपन इसको करेंगे, कितना बचेगा अपने पास, है ना? सो 9 8 से 72, 30 28 बचा 280। 280 मतलब 2 टाइम्स ना, ये कितना आ रहा 2.6, नहीं नहीं 1 बाय 2.6, 1 बाय 2.6 मतलब 1 बाय 2.6 मतलब अपन को ऐसे आ रहा था। ये तो भाई मैंने इसको ऐसे कैलकुलेट किया, ये 92 आ रहा है। तो ये 5th रूट ना, 92 और हाँ इनको 10 की पावर -6 तो है। अब इसको कितना लिखें? वन पॉइंट 85 इंटू 10 की पावर -3, नहीं नहीं उतना नहीं आएगा। बताओ भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करोगे? एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब? बड़ा डेंजरस ऐसे आएगा तो अपन बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो ऐसे करेंगे, नहीं कुछ सिंप्लीफाई करेंगे ना ऐसे। मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ठीक नहीं था, अपन को यहीं से डायरेक्शन चेंज कर लेना था। कैसे? अपन कहते हैं भाई देख 5th रूट है ना, ये 108 है ना, और ये 30 है जो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ना 35 बना लेते हैं, -30। और 35 बनाने के लिए मुझे 5 जीरो यहाँ लिखने पड़ता है, 5 जीरो यहाँ पर लिखने पड़ता है, और इसको 108, 1 2 3 4 5। इसको ना मैं ऑलमोस्ट 100 लगा के ये हटा देता, और ये वैल्यू मेरे पास आता ऑलमोस्ट 5th रूट ऑफ 9 9 3, मतलब ऐसे कुछ आ जाता अपने पास कि भाई इससे अगर अपन डिवाइड करें तो 9 5 ऐसे कुछ आता। तो इसको 108 ऑलमोस्ट 100 जैसे मैं काउंट कर दे रहा हूँ, 100 जैसे अगर काउंट करेंगे अपन, ये तो अपन ने हटा दिया दोनों, तो ये 1000 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा था ना, तो 1000 से थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन इसे। तो अपन इसको 950 के आसपास कर लेते हैं। मैंने 1000 से छोटा लिखा, हाँ ऑप्शन ऑप्शन ही मैच करूंगा, मैं वही करने वाला। अब मैं चेक कर लेता हूँ 5th रूट में, क्योंकि ये 10 की पावर -35 है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा 10 की पावर -7 लिख लेता हूँ, और 5th रूट ले लेता हूँ किसका 935 का। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि किसका 5th रूट इतना आएगा। हाँ ऑप्शन तो मैच करूंगा ही करूंगा, लेकिन मुझे इसका 5th रूट अब मिल जाएगा। तो अपन को पता है एक बार 4 into 4 into 4 into 4 into 4,
16, 64 into 6, 24 और 6 into 4, मेरे ख्याल से 4 के आसपास आ रहा है। देख लो, 4 into 4, 16 into 4, 64 into 4, है ना, और into 4, तो 64 into 4 थोड़ा सा 1000 से ज्यादा हो जाएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, अपना ऑप्शन तो आई है 4 के आसपास, जैसे अपन बोल रहे थे। ये लो भैया, अब इतना राउंड ऑफ तो आपको करना ही होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अपन ने ऐसे राउंड ऑफ किया ना, तब फंस जाएंगे। आप इसको बड़ा नंबर बना लो, ताकि ये डिवाइड होके एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका रूट अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका तो अपन कुछ भी कर सकते हैं ना, डिवाइड ही तो करना। समझ में आया ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं, इस टाइप से अपना आंसर आ सकता है। तो जो ये बड़े बड़े कैलकुलेशन होंगे ना, इन बड़े कैलकुलेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना, आप न्यूमरेटर को हमेशा बड़ा रखने की कोशिश करना। हाँ, अपन एक और बात है, 108 का भी अपन निकाल सकते थे। ये भी तो सही कह रहा है कि सर ये 1 छोड़ दो ना, इसी का 108 का फिफ्थ रूट निकालते हैं, और जो 108 का फिफ्थ रूट आएगा उसके फिफ्थ रूट को 1/2 करके और फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सही, ये सही बोल रहे हैं। मुझे लगता है वो 2.6 बोल रहा था ना, 1/2.6, वो यही बोल रहा था कि आप फिफ्थ रूट इसका ले लो। 2.6 कुछ ऐसे बोल रहा था वो पहले। हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे कि इसका फिफ्थ रूट ले लो सर, और उसके बाद 1/2 करके आप मतलब उसे सॉल्व कर लो, बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो भी आंसर इतना ही आ रहा है। चलो, कैलकुलेशन में अपन ज्यादा नहीं फंसेंगे, कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे अपन को ये समझ में आ गया कि भाई कैलकुलेशन करने कैसे होते हैं राउंड ऑफ करके। जब तक कि अपन को एग्जैक्ट वैसे ना गिवन हो कि 3.8, 3.9, 3 मतलब 4 इस टाइप से, तब तक अपन आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कैलकुलेशन वाला सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट में अपन से पूछेंगे। अब अपन चेक करते हैं केस नंबर 2। अब अपन चेक करेंगे केस नंबर 2। केस 2 में अपन चेक करेंगे सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉल्ट in presence of strong electrolyte, है ना। अपन क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे किसी भी सॉल्ट का इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which has a common ion with the salt, which has common ion with the salt, which has common ion with the salt, ठीक है ना, common ion with the salt। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक अपन पहले कंसेप्ट बनाने के लिए एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि अपना कंसेप्ट बन जाए। एक बार अपन को समझ में आ गया, फिर हम बता देंगे भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें, कैसे बनाओगे आप प्रॉब्लम। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in presence of 0.1 molar NaCl solution. If Ksp of AgCl is 10 की पावर माइनस 10, अगर अपन को Ksp गिवन है 10 की पावर माइनस 10, Ksp is 10 की पावर माइनस 10, तो अपन क्या करेंगे, अगर Ksp में गिवन है 10 की पावर माइनस 10, तो देखो भाई अपन इसको दो तरीके से करते हैं। ए पार्ट, इफ NaCl is not present, अगर NaCl नहीं होता तो क्या होता, तो अपन कहते हैं फिर क्या, फिर तो AgCl था, सीधा सीधा सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना था मुझे, जैसे आप बताते हो Ag आइन था प्लस Cl माइनस आइन था, ये S था, ये S था, Ksp आपने दे रखा है, अंडर रूट ऑफ Ksp आएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 10 की पावर माइनस 10। लो भाई सॉल्युबिलिटी आ गया 10 की पावर माइनस 5, खत्म हो गया क्वेश्चन, अगर आप NaCl नहीं ऐड करोगे तो।
तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, when NaCl is present, NaCl is present, तो अगर NaCl प्रेजेंट होगा तो अपन कहेंगे देखो भाई AgCl है, इट इज अ सॉलिड, ये AgI है प्लस Cl माइनस आइन, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें तो ये सॉल्बिलिटी S होगा, इस सॉल्बिलिटी S होगा। अब जिस सॉल्यूशन में ये था उसमें मैंने NaCl ऐड कर देना है 0.1 मोलर, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा, Cl माइनस साइन बनेगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0.1 होगा, ये 0.1 होगा, मतलब टोटल Cl माइनस साइन इन द सॉल्यूशन विल बी S प्लस 0.1। तो अपन कहेंगे भाई इसको ऐड करने से अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो रिएक्शन तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब NaCl ऐड करने से 0.1 मोलर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो अगर इसका आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगा, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है रिएक्शन, इसलिए अपन उसे प्रेसिपिटेशन की बात करें। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब टोटल Cl माइनस इन द सॉल्यूशन विल बी दिस, यही तो कहो क्या, टोटल Cl माइनस इन द सॉल्यूशन विल बी दिस, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो किसी को ऐड करने से या रिमूव करने से KSP थोड़ी कभी चेंज होता है, KSP तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो पहले अपने पास AgI था और Cl माइनस आइन था, तो KSP इज इक्वल टू अपन ने लिखा था सॉल्युबिलिटी इनटू सॉल्युबिलिटी, तभी आपने रूट लिखा, लेकिन अब मैं लिखूंगा KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AgI, और कंसंट्रेशन ऑफ AgI कितना होगा अपने लिए S। अब इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं कि इसको ऐड करने के बाद वाले ये S है, मतलब इसको ऐड करके जब शिफ्ट हो गया तो कांस्टेंट हो गया जब कंसंट्रेशन, तो ये S है, तो ये S हो जाएगा और ये S प्लस 0.1 हो जाएगा। अब अपन को अच्छे से पता है कि मान लेते हैं कि अगर ये नहीं होता तो S का वैल्यू कितना होता, इसके ऐड करने से तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो S का वैल्यू तो और कम हो जाएगा, जब ये नहीं था तभी S का वैल्यू 10 की पावर -5 था, अभी तो वो 10 की पावर -5 से भी छोटा होगा, तो अगर 10 की पावर -5 से छोटा होगा तो उसमें 0.1 ऐड करेंगे तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, राइट, सिंस S is very small, right, so on addition of NaCl the value of S right now will be negligible, तब तो अपन नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेंगे, तो 0.1 प्लस S जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 है, तो अगर ये 0.1 आ जाए तो ये मुझे गिवन है 10 की पावर -10, ये है S, तो ये है 10 की पावर -1, तो S का वैल्यू आ गया 10 की पावर -9, लो भाई सॉल्युबिलिटी 10,000 टाइम्स कम हो गया 0.1 मोलर NaCl ऐड करने से, पहले सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -5 था, अब 10 की पावर -9 है, तो 10,000 टाइम वैल्यू कम हो गया सिर्फ 0.1 मोलर NaCl। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट मैसिवली डिक्रीज होते हैं, मैसिवली डिक्रीज होंगे, राइट। तो हमें वैसे इसका अंदाजा तो हमें पहले से ही हो जाता है कि भाई कितना KSP जो हमें गिवन है, तो KSP कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट वो पावर में तो अपन को पता चल ही जाता है। फिर अगर अपन चेक करें तो देख लेंगे भाई अगर ये नहीं होता तो कितना सॉल्युबिलिटी होगा, ये है तो उससे कम होगा वैल्यू, तो अपन कैलकुलेशन बता सकते हैं। सिमिलरली आई कैन राइट दैट, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 in presence of 10 की पावर -2 मोलर NaF when KSP of CaF2 is
10 to the power of -12। अभी आप कैलकुलेट करके बता दो मुझे, तो फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात। तो अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करो भाई कैलकुलेट। कितना आ रहा आंसर? आ गया? अपन को क्वेश्चन बताया गया 10 की पावर -10 है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन और फिर चेक करते हैं कि हाउ द आंसर है। 10 की पावर, तो अपन को -8 भी बता रहा है। तो अपन ने लिखा CAF is an equilibrium with Ca plus 2 plus twice of F negative। इसका सॉल्बिलिटी अपन NaF ऐड करने के बाद S और SSU कर लेते हैं, और NaF ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये अपन को 10 की पावर -2 मोलर गिवन था, तो इसका Na पॉजिटिव होगा और F नेगेटिव होगा। ये भी 10 की पावर -2 है, ये भी 10 की पावर -2। टोटल सॉल्युबिलिटी विल बी 10 की पावर -2 और इधर S। तो इसके लिए अपन KSP लिखेंगे भाई, KSP थोड़ी चेंज होता है। तो ये होगा मेरे पास S इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 प्लस S। अगर ये नहीं होता तो CAF2 में मुझे इसका क्यूब रूट लेना पड़ता, मतलब 10 की पावर -4 के आसपास आता, राइट। तो अपन क्या करते हैं, ये 10 की पावर -4 के आसपास आता। अब 10 की पावर -4 के आसपास आता, तो जब अपन डिसॉल्व करेंगे तो ये पहले ही 10 की पावर -4 था, इसको ऐड करने के बाद ये तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर तो ये वैल्यू और भी छोटी होगी जो इससे कंट्रीब्यूट होगी, तो अपन इसको निकाल कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि एसपी अपन को पता था कि भाई अपन ने लिखा कैल्शियम आयन, और हमें पता था कि फ्लोराइड आयन लिखना है टू द पावर ऑफ 2 बिकॉज वो तो केस है, तो मुझे भी यहाँ पावर ऑफ 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों के सम में ये नेग्लिजिबल है, तो अपन कहेंगे कि एसपी विल बी इक्वल टू एस इंटू 10 की पावर -2 टू द पावर ऑफ 2 लिखना पड़ेगा। KSP कितना गिवन था अपन को, 10 की पावर -12, तो s इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, therefore s will be equal to 10 की पावर -8। That's it। ये अपना आंसर होता है। अब बताओ भाई, कोई डाउट है? F में 2s नहीं आएगा, F में 2s नहीं आएगा मतलब? अच्छा, बिल्कुल आएगा ना। वो कह रहा है कि सर आप इसको 2s लिख लो ना, क्योंकि जब ये डिसॉल्व करोगे तो आप 2s लिखना चाहिए ना। बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, उसमें 2s लिखेंगे अपन, बिल्कुल लिखेंगे, उसमें 2s लिखना चाहिए अपन को, बिल्कुल। क्योंकि अगर F का कॉन्सेंट्रेशन अपन से कोई पूछता तो अपन 2s बताते, S नहीं बताते, बिल्कुल 2s आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन। ये अगर ये समझ में आया है तो मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, वो करके देखो। लिखो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, calculate the solubility product of, calculate the solubility product of
MgCl2, magnesium chloride. Calculate the solubility product of MgCl2 in presence of 10 की पावर -2 molar NaCl. If its solubility in NaCl is solubility in NaCl is 2 into 10 की पावर -8. इसका KSP कैलकुलेट करने के लिए कहा है solubility of MgC आपको कैलकुलेट करना है KSP of MgCl2 if its solubility in 10 to the power of -2 molar NaCl solution is 2 into 10 की पावर -8. अपन को ना अगर कोई भी अच्छा क्वेश्चन एडवांस में भी आएगा ना तो वो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा. ठीक है, मेरे पास आंसर तो आ गया भाई, किसी ने मुझे आंसर बता भी दिया है, तो हम देख लेंगे. तो अपन कहेंगे भाई मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है MgCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl. तो NaCl तो अपन को 10 की पावर -2 मोलर गिवन है और ये डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव बनाता है, Cl माइनस है. ये भी 10 के पावर -2, ये भी 10 के पावर -2, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा. इसका सॉल्युबिलिटी S और ये 2S आया था इन प्रेजेंस ऑफ दिस. तो टोटल Cl माइनस इन कंसंट्रेशन इज दिस. ये टोटल Cl माइनस इन कंसंट्रेशन. अपन को KSP लिखना है. तो KSP will be equal to concentration of magnesium ion Cl minus n का स्क्वायर. मैग्नीशियम आयन कितना गिवन है अपन को S और ये कितना गिवन है अपन को 2S प्लस 10 की पावर -2 टू द पावर ऑफ 2. S का वैल्यू तो बहुत छोटा है ना, 10 की पावर -8 दे रखा है आपने, जबकि ये 10 की पावर -2 है. तब तो 2S विल बी 4 into 10 की पावर -8 और क्या हो जाएगा. सो 2S इज नेग्लिजिबल. टेन की पावर -2. Therefore, I can write that KSP will be equal to that is S into 10 to the power of -2 to the power of 2. So that will be equal to S कितना गिवन है अपन को 2 into 10 की पावर -8 और ये अपने पास है 10 की पावर -4. ये अपना आंसर आ गया. 2 into 10 की पावर -12 आंसर है अपना. और मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया कि क्या है इसका. ठीक है. अपन को ये पता चल गया सॉल्युबिलिटी में, राइट. पर दूसरे क्वेश्चन की बात, किसी को डाउट तो नहीं ना. अगर किसी को डाउट है तो बोलेगा. 80% वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था. नहीं हुआ था, अब हो गया, अभी भी नहीं हुआ. अभी हुआ क्लियर या अभी भी नहीं हुआ. नहीं हुआ, देखो.
अपने पास सॉल्युबिलिटी AgCl सॉल्ट था, डिसोसिएट करो भाई, जितना इसमें कंट्रीब्यूशन होता है AgI और Cl माइनस आइन का पूरा ले लो। ये 1 into सॉल्युबिलिटी है, 1 into सॉल्युबिलिटी, 100% सॉल्युबिलिटी। तो KSP विल बी इक्वल टू S इंटू S, जितना कॉन्सेंट्रेशन है वो ले लेंगे। अब आपने मुझे कहा कि भाई आप इसमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो अज्यूमिंग 80% डिसोसिएशन, मतलब जितना डिसोसिएट हो रहा था आपको S की जगह, मतलब पहले आप क्या कर रहे थे कि आप 100% डिसोसिएट, जो भी डिसोसिएट हो रहा है, जो भी आइंस आ रहा है, सबको कंसीडर करना है इन कंसंट्रेशन। लेकिन अब आपने कहा कि अज्यूम करो कि ये 80% ही डिसोसिएट होता है बस, तो सैचुरेशन लेवल इसके 80% से थोड़ी आएगा। वो तो सैचुरेशन लेवल मतलब ये हुआ कि जब इस केस में अगर सैचुरेशन लेवल 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर से आ रहा था, लेकिन इसको तो फिर आप सैचुरेशन लेवल में पहले तो इसको जब 100% अज्यूम कर रहे थे तो 10⁻⁵ से ही तो सैचुरेशन लेवल आ रहा था। लेकिन अब आप इसमें क्या करोगे, जब आप इसमें लिखोगे AgCl सॉलिड, तो वो जो 10⁵ आ रहा था ना अपन को -5, इसमें आप जो S लोगे वो 0.8 S लेना है मुझे, 0.8 S। तो मतलब जो S आता मेरे पास वो 10⁻⁵ आता, अगर मैं जो S का वैल्यू उसको 100% एज्यूम करता। अब आप कह रहे हो कि उसको जितना S आता है उसको 80% एज्यूम करो, तो फिर सैचुरेशन लेवल थोड़ी आया। जब आप 0.8 S लोगे तो उस S को अगर 0.8 लोगे तो वो तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, और डिसॉल्व करो ताकि वो सैचुरेशन लेवल आ जाए, क्योंकि पहले अगर वहां यहां पर सैचुरेशन लेवल आने के लिए 2 ग्राम डिसॉल्व करना पड़ रहा था, ठीक है ना। तो अपन को यहां पर क्या करना पड़ रहा है, तो अब उसको सैचुरेशन लेवल लाने के लिए आप 2 ग्राम को तो 80% एज्यूम कर रहे हैं, मतलब यहां पर इसका 2 ग्राम से 100% एज्यूम करके सैचुरेशन लेवल आ गया था। तो इसका सैचुरेशन लेवल 2 ग्राम से थोड़ी आएगा, अपन को 2 ग्राम से थोड़ा ज्यादा डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ग्राम को तो अब आप 80% एज्यूम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ 2 ग्राम को। तो फिर इसका सॉल्युबिलिटी क्या आएगा, तो अपन कहेंगे भाई अब तो इसका सॉल्युबिलिटी अपन लिखेंगे 0.8 इंटू 0.8 ऐसे लिखूंगा, और फिर कैलकुलेट करूंगा कि सॉल्युबिलिटी कितना होना चाहिए, क्योंकि केएसपी थोड़ी चेंज होता है। ठीक है, तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये अपन को गिवन है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय 80% अज्यूम करके सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना, और राइट ना 100% मतलब कुछ भी गिवन नहीं है, तो अपन जो आइंस आया कंसंट्रेशन उसी को ले लेना। और जब यहां पर अपन को क्या करना है कि जितना आया जो परसेंटेज गिवन है उतना लेना है। भाई मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे बोल दूंगा ना, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसे क्वेश्चन किया था, इसका केएसपी भी दिया था मैंने। अब अपन ने जब सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट किया तो अपन ने क्या अज्यूम किया कि भाई जो भी सॉल्युबिलिटी 100% अज्यूम करके, मेरी मर्जी, मैं कहूंगा आपने 50% डिसोसिएशन अज्यूम करो, सॉल्युबिलिटी 50% अज्यूम करो, डिसोसिएशन इज 50%, तो फिर ज्यादा डिसॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पहले जो मैं S ले रहा था अब आप उसे 0.5 S बनाने वाले, ठीक है, 50% डिसोसिएशन अज्यूम करूंगा। इसका मतलब है पहले जो 2 ग्राम से अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे थे, तो अब तो 2 ग्राम से आप कह रहे हो कि उसके डिसोल्यूशन को 80% ही अज्यूम करो, तो मतलब थोड़ा और डिसॉल्व करना पड़ेगा ताकि सैचुरेशन आ जाए, क्योंकि आपने कहा इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया। दूसरा, he is not able to recognize the compound as a strong electrolyte or a weak electrolyte. We have to learn it, बिल्कुल you have to learn it, है ना, a strong electrolyte and a weak electrolyte. अब अभी अपन जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं ना, देखो मैंने तुम्हें आयनिक में सॉल्व करने के लिए एक बात अच्छे से बताया था, तुम लोग ना उस पर ध्यान नहीं देते हो, पता है जब मैं बोलता हूँ ना तो उस पर ध्यान नहीं देते हो, बाद में जब तुम लोग रिवाइज करोगे ना 12th क्लास में, तब तो लगेगा कि अरे यार सर साफ साफ तो बोलते थे हम लोग, मतलब कुछ उसको सोचते ही नहीं थे उसके बारे में। मैंने आपको साफ साफ बताया कि अगर किसी का के इक्विलिब्रियम मुझे गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻²,
या लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर -2, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, खत्म। तो फिर क्या करना है भाई, केएसपी और केसी गिवन होते हैं क्वेश्चन में, तो हमें कहां सोचना था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है बताओ, दैट इफ इट इज नॉट गिवन, तो कौन से कंपाउंड गिवन होते हैं जो अपन को नहीं पता होता है, कौन से कंपाउंड होते हैं जो अपन को नहीं पता होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर में 100% सॉल्युबल होते हैं ना, देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा बताओ, तुम पूछा है तो फिर बताते हैं क्या प्रॉब्लम। ऑल नाइट्रेट आर 100% वाटर सॉल्युबल। तो कुछ ऐसे बता देता हूँ ना जिनको हमेशा याद रखोगे आप, कि सर ने बता रखा है ये सब, नो एक्सेप्शंस। इसलिए मैं कभी भी किसी भी नाइट्रेट को नहीं पढ़ाऊंगा इसमें जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा जाए, होता ही नहीं कोई प्रेसिपिटेट। नाइट्रेट का कोई प्रेसिपिटेट होता ही नहीं तो कैसे पढ़ा दें। अपन तो उन सॉल्ट को पढ़ रहे हैं ना जो प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। ऑल नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल। सारे के सारे जितने भी नाइट्रेट अपन पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होंगे। अभी अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला खत्म नहीं हुआ है, केस नंबर 2, अभी काफी कुछ बचा हुआ है उसमें। मैंने बताया ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो अब जितना स्टैंडर्ड होता है ना क्वेश्चन का, वो केस 2 पे ही रुक जाता है। तो ऑल नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2। इट्स राइट पीपीटी। ऑल, अब जिसकी जरूरत है उसी को बताते हैं ना। सोडियम हैलाइड्स, पोटेशियम हैलाइड्स, हैलाइड्स ऑफ, हैलाइड मतलब हैलोजन, FCl, Br, I of sodium, potassium, rubidium, cesium, barium, strontium। अब प्लस चार्ज अपन को पता है कितना होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आर वाटर सॉल्युबल, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता। जो वाटर सॉल्युबल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और भी सेंटेंस है लेकिन जो इस चैप्टर में यूज होंगे मैं उतने ही लिख रहा हूँ, ताकि मतलब धीरे 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 अपन को वैक्सीन का डोज दिया जाए। एकदम नहीं सारे सॉल्युबिलिटी लिख दो, अब तो इतना ही होता है, चलो रट डालो। दो तीन अगर अपन को पता होंगे तो अपन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये वो है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, 100% वाटर सॉल्युबल होते हैं, सबने बता रखा है। जैसे इसमें नाइट्रेट कोई एक्सेप्शन नहीं, नाइट्रेट का एक ही एक्सेप्शन है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं। लिथियम नहीं लिखा आपने, मैग्नीशियम नहीं लिखा आपने, कैल्शियम नहीं लिखा। द रीजन इज ओनली लिथियम फ्लोराइड इज वाटर सॉल्युबल। CaX2 वाटर सॉल्युबल है एक्सेप्ट F। मतलब आप इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिख सकते हो, लेकिन F नहीं लिख सकते। F इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है। हर वाटर सॉल्युबल।
MgCl2 is not water soluble, CaF2 is not water soluble, LiCl is sparingly soluble, मतलब काफी कम soluble होता है, इथेनॉल में ज्यादा soluble है, लिथियम ब्रोमाइड होगा तो वाटर में soluble नहीं होता, इट इज इन एसीटोन में ज्यादा soluble होगा, उस टाइप से हो जाएगा, मतलब फिर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड। कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, अपन पी ब्लॉक करने वाले ना इसके बाद, फिर तो पढ़ेंगी ना उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर तो पढ़ाओगे ना किसकी सॉल्बिलिटी क्या है पी ब्लॉक में, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ाओगे ना, इतना काफी है, अभी ये NaCl NaCl ही यूज होना है सब, तो इतना रटो, फिर एक सेंटेंस डाल दूंगा, फिर रटो एक सेंटेंस फिर डाल दूंगा, ऐसे करेंगे। हाँ जी भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ, ये ठीक है ना, इतना अभी अपन लिख लेते हैं पीयूष, हो गया ना, कि कुछ कुछ पार्ट अपन को पता चल गया कि क्या होता है, मतलब इतना अपन रखते हैं, फिर आगे और करेंगे, ठीक है ना, वो धीरे धीरे अपन को पता चलता जाएगा कि अच्छा ये सब सॉल्युबल होते हैं, सर ने बता रखा है मुझे, ये भी मैं कभी ना कभी बताता आपको, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताता, बट मुझे बताना ही पड़ता, बट अभी तुमने पूछा, अभी अपन थोड़ा इतना तो कर ही देते हैं कि भाई अपन क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, अपन को पता रहे कि स्ट्रांग और वीक क्या है, तो भाई क्वेश्चन लिखने वाला हूँ भाई, फिर इसमें है अपन वो केस 2 पढ़ रहे थे कि अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में फिर को क्या करना, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ calculate the solubility of ferric hydroxide if its KSP is 10 की पावर -38 होता है, अपन ठीक है 38 ही ले लेते हैं, क्या 10 की पावर -38, तो इसकी अपन को सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है व्हेन इट्स KSP इज गिवन टू अस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। तो अपन कहेंगे भाई देखो, FeOH होल थ्राइस है, it will be in equilibrium with FeOH Fe3 plus and OH minus ना ऐसे, और इसके लिए मैं KSP लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये S होगा, ये 3S होगा, सो ये S है और ये 3S है, तो पहले मैं ऐसे लिख ही लेता हूँ, Fe3 प्लस OH माइनस इनका Q, तो KSP मुझे 10 की पावर -38 गिवन है, विल राइट दैट S इनटू 3S, इसमें 3S लिखेंगे टू द पावर ऑफ Q आएगा, ठीक है, तो विल राइट दैट S टू द पावर ऑफ 4 इनटू 27, सो आई विल राइट दैट 10 की पावर -38, S टू द पावर ऑफ 4 का मतलब हो गया, मुझे ना इसको करना पड़ेगा, S टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू दैट इज 1/27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -38, तो मैं इसको क्या करूं, 40 बना दूं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 40 बना और इसको 100 बना, तो ये 10 की पावर -10 आ जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, S टू द पावर ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 100/27 का मतलब अराउंड 3.8, मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा, 3.85 या 3.9, 10 की पावर -10 आगे, किसी को डाउट है? अपन कहेंगे अपन को डाउट है इसमें, क्या डाउट है भाई, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट किया, क्या प्रॉब्लम, यहाँ पर मेरा सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -10 आया, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी मेरा 3 इंटू 3.9 इंटू 10 की पावर -10 होगा, आप मुझसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हो वाटर में कि FeOH होल थ्राइस ऐड करो,
और इधर वाटर में आप पूछ रहे हो तो मुझे H प्लस साइन गिवन है और OH माइनस साइन गिवन है, जबकि यहाँ पर 10 की पावर -7 ऑलरेडी है, जबकि यहां पर ऑलरेडी क्या गिवन है 10 की पावर -7 OH माइनस साइन पहले से है। तो फिर इससे जो OH माइनस साइन आ रहा है वो तो 10 की पावर मतलब 3000 टाइम्स कम आ रहा है। ये बेस नहीं है, इसलिए स्टेप डिसोसिएशन करूंगा। ले लो ना फोर्थ रूट, क्या प्रॉब्लम है, ये लो। वो कह रहा सर आपने फोर्थ रूट नहीं लिया, ले लेना, इसका तो ले लिया ना, अराउंड ही तो लिखेंगे। लो ले लिया। -10 से डिस्कस कर रहा था मैं। तो अपन कहेंगे कि भाई जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो इसमें तो वाटर पहले से ही 10 की पावर 3 टाइम ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका वाटर तो आ ही नहीं पाएगा इसमें। तो ये 10 की पावर 3 टाइम 1000 टाइम ज्यादा पानी में मतलब OH पड़ा हुआ है पानी में, जो ये देता है अपन को, मतलब जो आयंस ये फर्निश करने वाला है अपन को डिसोसिएट होके, वो सॉल्यूशन में पहले से ही 10 की पावर। हाँ जी, तो अपने आप ही बंद हो गया, तो पता नहीं क्यों, जब से उसे पता चला कि आप ऑफलाइन की बात कर रहे हो, ये अपने आप ही बंद होना शुरू हो गया। मैं इसलिए गया था, मैंने कहा तुम लोगों को बता दूं कि भाई पता नहीं उसको अपने आप ही क्या हुआ, क्यों अपन से नाराज हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो बंद कर देते। चलो अपन ये बात कर रहे थे, हाँ ये 10 की पावर 7 पहले से पड़ा हुआ, तो अपन क्या करेंगे कि भाई जैसे आप बोलते हैं ना कि पहले से अगर कोई कॉमन आयन पड़ा हुआ है, अगर कोई कॉमन आयन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई उसी के कॉन्सेंट्रेशन को ही एज्यूम कर लो। तो अपन को पहले क्या करना चाहिए कि इसके KSP को देख लेना चाहिए। अगर OH माइनस साइन 1000 टाइम या उससे ज्यादा पहले से यहां पर है, तो फिर इसका डिसोसिएशन उसमें थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट होगा ना, तो मुश्किल होगा। तो फिर इसमें OH माइनस साइन जिस इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा आ रहा होगा, अपन उसको कंसिडर करेंगे। मतलब मुझे यहाँ पर इसको FeOH बोलते रहे, इसको डिसोसिएट तो करना चाहिए,
Fe+3 बनाऊंगा, 3OH माइनस आइन बनाऊंगा, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं S लूंगा, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं वाटर वाला ही अज्यूम करूं। तो मैं KSP जो लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू जितना Fe3+ आइन सोल्यूशन में आया ना, उतना मैं उसको सॉल्युबिलिटी में अज्यूम कर लूंगा। ये 10⁻38 गिवन था अपन को, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जितना Fe3+ आया होगा सोल्यूशन में, उतना तो ये डिसोसिएट हुआ, तो अपन इसको 10⁻21 ले लेते हैं, और इसको अपन 21 को मतलब हटा देते हैं वहां से, तो अपने पास आ जाएगा Fe3+ जो सॉल्युबिलिटी आया ना अपने पास, वो 10⁻- कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं तो 17 आ रहा है, इतना आएगा सॉल्युबिलिटी मोल्स पर, इतना नहीं आ पाएगा, इतना आएगा, मतलब Fe3+ जो डिसॉल्व होगा वो इतना मोल्स पर लीटर ही डिसॉल्व हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 10,000 times more concentration of H+ ion in the solution. वो आएगा, ये सॉल्युबिलिटी, क्योंकि पहले से उसमें OH माइनस आइन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अपन को तभी कैलकुलेट करना जब हाइड्रोक्साइड गिवन हो, सभी में नहीं चेक करना। वाटर में H+ आइन और OH नेगेटिव आइन, तो वाटर में OH और नेगेटिव, OH और H पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे ना, तो अपन को हमेशा थोड़ी चेक करना है, ये अपन को तभी चेक करना है जब अपन को हाइड्रोक्साइड वगैरह, नहीं तो नहीं चेक। यस, हमको सभी सॉल्ट में ये चेक करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन यही रुक जाते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट टाइम नहीं, हाइड्रोनियम आयन कहां से आएगा, H पॉजिटिव थोड़ी देने वाला है कोई सॉल्यूशन, कोई एसिड थोड़ी लिखने वाले हैं अपन, H3PO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखो, तो एसिड होगा, डिसोसिएट होकर पीएच कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज ऑल, नेक्स्ट टाइम अपन इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर अपन स्कूल वाला काम, यस ठीक है, वो लिंक भेज दूंगा मैं, वो सेमिनार वाला, ठीक है, ओके, बाय बाय सर।